सच सच बता दे वीडियो कहां है, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। तुम लोग लड़कियों के साथ जो घिनौनी हरकतें करते हो, मैं वह सब दुनिया को बताऊंगी। क्या रे, हीरोइन बनने का शौक है तुझे? अभी प्यार से पूछ रहा हूं, बता दे तुझे अभी के अभी छोड़ देंगे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी। देवगढ़ के मेरे सभी नागरिक, काव्या ने माइक पर जोर से कहा, जो यहाँ की डीएम मैडम थीं। मैं यहाँ सिर्फ आदेश देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि यहाँ का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे और उसे उसका हक मिले। मैं आज ये साफ कर देना चाहती हूँ कि जो भी सरकारी कर्मचारी या पुलिस वाला अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा, जो किसी के साथ जोर जबरदस्ती करेगा या किसी गरीब का हक मारेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनकी इस घोषणा ने जनता में एक नई हिम्मत भर दी। लोग तालियां बजाने लगे और डीएम काव्या जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। लेकिन यह बात कुछ ताकतवर लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई, खासकर उन भ्रष्ट अफसरों को जो अब तक अंधेरे में अपना राज चला रहे थे। कामकाज के पहले कुछ दिन तेजी से गुजर गए। एक शाम अपनी सरकारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद काव्या ने सोचा कि क्यों न शहर के बाजार को करीब से देखा जाए। वह अपनी सरकारी गाड़ी छोड़ साधारण कपड़े पहनकर बाजार की तरफ चल पड़ी। वह एक सब्जी वाले ठेले पर रुकी। ठेले पर एक अधेड़ उम्र की महिला शारदा देवी सब्जी बेच रही थीं। तभी शारदा देवी का छोटा बेटा दौड़कर आया और बोला, माँ, मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है। शारदा देवी परेशान थीं। अरे बेटा, जरा रुक जा, पहले इन मैडम को सब्जी दे दूं, फिर चलती हूं। आज कोई दूसरा आदमी नहीं आया दुकान पर। काव्या को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने तुरंत शारदा देवी से कहा, बहन, तुम जाओ, तुम बच्चे को स्कूल छोड़ाओ, मैं थोड़ी देर तुम्हारी दुकान संभाल लेती हूं, मैं यहीं खड़ी हूं। शारदा देवी पहले तो चौंक गईं। नहीं बहन जी, आपको तकलीफों होगी। अरे नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहीं इंतजार कर रही हूं। काव्या ने उन्हें आश्वस्त किया। वह मां राहत की सांस लेकर बच्चे के साथ चली गई। काव्या ठेले पर खड़ी सब्जियों को देखने लगी। तभी एक बड़ी सी पुलिस जीप तेजी से ठेले के पास आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर शिवपाल उतरा। वह अपनी वर्दी और ताकत के घमंड में चूर था। शिवपाल ने काव्या को सब्जी बेचते देख गलत अंदाज में घूरा। ए, तू कौन है? तू कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो शारदा देवी होती थी। काव्या ने शांति से जवाब दिया, जी, वह अभी बाहर गई हैं। आप बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं दे देती हूं। शिवपाल ने काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में गंदी नीयत थी। एक मिनट, इधर मेरी तरफ देख, आंखों में देख मेरी। काव्या ने सीधे उसकी घमंडी आंखों में देखा, पर उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। तू कितनी खूबसूरत है, तू तो सब्जी बेचने वाली बिल्कुल नहीं लगती, शिवपाल ने घटिया लहजे में कहा। काव्या को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने खुद पर काबू रखा। आप अपने काम से काम रखिए इंस्पेक्टर साहब, बताइए आपको क्या चाहिए? शिवपाल जोर से हंसा। ले तो मैं बहुत कुछ लेता, पर इतनी प्यारी लड़की को सब्जी के ठेले पे देखकर समझ नहीं आता कि क्या लूं। जो मन हो ले लीजिए इंस्पेक्टर साहब, और जल्दी कीजिए, काव्या ने सख्त आवाज में कहा। शिवपाल ने कुछ सब्जियां उठाईं, उन्हें तौलने का इशारा किया। आधा किलो बैंगन दे, 1 किलो प्याज, 2 किलो आलू, जल्दी दे, देर मत कर। काव्या ने चुपचाप सब कुछ तौलकर सामने रख दिया। शिवपाल सब्जियां उठाकर चलने लगा। उसने ठेले पर पैसे नहीं रखे। जाते जाते उसने मुड़कर एक और बदतमीजी की। शारदा देवी की एक बेटी है ना, अंजलि, बहुत खूबसूरत है, उसे ही दुकान पर रखा कर, ज्यादा बिक्री होगी। कल भी मैं आऊंगा, याद रखना। यह कहकर शिवपाल अपनी जीप में बैठा और बिना पैसे दिए चला गया। काव्या का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। थोड़ी देर बाद शारदा देवी वापस आई। उन्होंने काव्या का बहुत धन्यवाद किया। काव्या ने तुरंत पूछा, माँ जी, वह इंस्पेक्टर कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था, उसने पैसे भी नहीं दिए, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? शारदा देवी का चेहरा डर से कांप गया। उन्होंने काव्या को धीरे से पीछे खींचा। नहीं नहीं बेटी, उस इंस्पेक्टर शिवपाल के बारे में मत पूछो, हमारी जान को खतरा हो सकता है, तुम यहां से चली जाओ, दूर रहो। नहीं माँ जी, अब आपको बताना ही पड़ेगा कि वह इंस्पेक्टर कौन है और आप उससे इतना डरती क्यों हैं। शारदा देवी का दिल टूट गया। वह रो पड़ी। कुछ दिन पहले यही इंस्पेक्टर शिवपाल मेरी 20 साल की बेटी अंजलि को दुकान से बहला फुसला कर ले गया था। हम ढूंढते रह गए, लेकिन मेरी बिटिया कभी वापस नहीं आई। जब मैं थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई तो उन्होंने मुझे ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि तेरी बेटी किसी के साथ भाग गई है।
वे सब शिवपाल से मिले हुए हैं। इंस्पेक्टर ने बाद में आकर मुझे धमकी दी कि अगर और कहीं रिपोर्ट लिखवाने गई तो तुझको भी नहीं छोड़ेंगे। शारदा देवी ने काव्या का हाथ पकड़ा। बेटी, तुम इस झगड़े में मत पड़ो, वह बहुत ताकतवर आदमी है, तुम भी चुपचाप यहां से चली जाओ। काव्या ने मां की बातें सुनी। वह अब चुप नहीं रह सकती थी। उन्होंने अपना पर्स खोला और अपना सरकारी पहचान पत्र निकालकर शारदा देवी को दिखाया। अब ऐसा नहीं होगा माँ जी, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं। मेरा नाम काव्या सिंह है और मैं इस देवगढ़ जिले की डीएम हूं। शारदा देवी सदमे में थीं। इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है, आप चिंता मत करो। मैं आपसे वादा करती हूं, मैं आपकी बेटी अंजलि को वापस लाऊंगी और इन पापियों को सजा जरूर दिलवाऊंगी। काव्या ने संकल्प लिया। यह कहकर डीएम काव्या सिंह तुरंत अपने दफ्तर की ओर चल पड़ी। उनके दिमाग में अब एक ही मिशन था, अंजलि को बचाना और इंस्पेक्टर शिवपाल को उसकी सही जगह पहुंचाना। उन्होंने तुरंत अपने भरोसेमंद निजी सहायक पीए को बुलाया। तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ, सभी बड़े अफसरों को अभी के अभी मीटिंग में शामिल करो। मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूं। 10 मिनट के भीतर मीटिंग हॉल में पुलिस विभाग और खुफिया विभाग के चुनिंदा सीनियर अफसर मौजूद थे। सब हैरान थे कि डीएम साहिबा ने इतनी रात को अचानक मीटिंग क्यों बुलाई है। काव्या ने बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। उन्होंने शिवपाल की बदतमीजी और अंजलि के अपहरण की पूरी घटना बताई। इंस्पेक्टर शिवपाल ने गैर कानूनी तरीके से एक 20 साल की लड़की अंजलि को अगवा करके रखा है। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये सत्ता के घमंड का सवाल है, काव्या ने सख्त लहजे में कहा। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा, मैम, इंस्पेक्टर शिवपाल को पकड़ना आसान नहीं है, वह बहुत ताकतवर लोगों से जुड़ा है। काव्या ने मेज पर जोर से हाथ पटका। मैं जानती हूं, शिवपाल कोई आम गुंडा नहीं है, वह सीधे मंत्री राजवर्धन का आदमी है, लेकिन इस बार कोई ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। मंत्री राजवर्धन का नाम लेना देवगढ़ में किसी को भी मुसीबत में डाल सकता था। मुझे पूरी जानकारी चाहिए। शिवपाल और अंजलि कहाँ हो सकते हैं? काव्या ने सवाल किया। मैम, शिवपाल का फोन पिछले 10 दिनों से एक ही टावर पर पिन कर रहा है। वह टावर पहाड़ी इलाके के पास एक फार्म हाउस की लोकेशन दे रहा है, खुफिया विभाग के अधिकारी ने बताया। काव्या ने मैप को ध्यान से देखा। ठीक है, मैं चाहती हूं कि आज रात खत्म होने से पहले अंजलि हमारे सामने हो। रेड की पूरी प्लानिंग अभी करो और ध्यान रहे, सूचना लीक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, अगर इस मिशन में जरा सी भी चूक हुई तो अंजलि की जान जा सकती है। शिवपाल को खबर तक नहीं लगनी चाहिए कि हम आ रहे हैं। सब अधिकारी जी मैम कहकर तैयारी में जुट गए, लेकिन काव्या को शक था, इतनी आसानी से लोकेशन मिल जाना और शिवपाल का मंत्री का आदमी होते हुए भी इतने दिनों तक एक ही जगह पर टिके रहना उन्हें ठीक नहीं लगा। उधर पहाड़ी इलाके के पास स्थित सुनसान फार्म हाउस में अंजलि एक अंधेरे कमरे में बंद थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, पर उसकी आंखों में अभी भी हिम्मत बाकी थी। सामने इंस्पेक्टर शिवपाल और मंत्री राजवर्धन का बेटा हर्षित खड़े थे। हर्षित अपने पिता की ताकत पर बहुत घमंडी था। सच सच बता दे, वीडियो कहाँ है, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, शिवपाल चिल्लाया। अंजलि दर्द से कराह रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। तुम लोग लड़कियों के साथ जो घिनौनी हरकतें करते हो, मैं वह सब दुनिया को बताऊंगी। हर्षित ने गुस्से में उसे जोर से धक्का दिया। क्या रे, हीरोइन बनने का शौक है तुझे? अभी प्यार से पूछ रहा हूं, बता दे, बता दे, तुझे अभी के अभी छोड़ देंगे, शिवपाल बोला। हर्षित, ये ऐसे नहीं मानेगी, अब हमें अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। जल्दी जा, इंट्रोगेशन लाइट ला और ठंडा पानी भी ला, ये सीधे तरीके से नहीं मानेगी। वे अंजलि पर बेरहमी से टॉर्चर करने लगे। तेज रोशनी उसकी आंखों पर डाली गई, फिर बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके ऊपर फेंका गया। बोल, अब भी कुछ बताएगी कि नहीं? जल्दी बोल। शिवपाल ने उसके बाल पकड़े। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी, अंजलि ने हिम्मत से कहा। हर्षित हंसा। तुझे लगता है यहां तुमको कोई बचाने आने वाला है? आज रात हमारे दोस्तों की पार्टी है, तेरे जैसी माल एकदम फ्रेश चाहिए। शिवपाल ने अपनी घड़ी देखी। अब तो तेरा बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी आधे घंटे में मंत्री जी के और दोस्त आ रहे हैं और वो तेरे साथ ऐसा करेंगे कि तू फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। अंजलि के सामने अपनी मां और भाई का चेहरा घूम गया। शिवपाल ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। तू खुद से कुछ नहीं बताएगी, लेकिन अगर मुझे तेरे घर जाकर तेरी मां शारदा देवी और भाई को उठाने की नौबत आ गई तो उनका क्या होगा? इस धमकी ने अंजलि को अंदर से हिला दिया।
नहीं, मेरी माँ और भाई को कुछ मत करना। देखो, जो तुम चाहते हो वह मैं सब बताऊंगी, लेकिन मेरी माँ और भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज उन्हें कुछ मत करना। शिवपाल के चेहरे पर जीत की गंदी मुस्कान फैल गई। अब तेरी अक्ल ठिकाने आई है। चलो जल्दी से सच सच बता दे, वो वीडियो कहाँ छुपा है? इधर डीएम काव्या की टीम पूरी तैयारी के साथ पहाड़ी इलाके के फार्म हाउस पर छापा मारने पहुंची। विक्रम ने कहा, मैम, हमने फार्म हाउस छान मारा। वहां अंजलि कहीं नहीं थी, शिवपाल और हर्षित भी नहीं थे। काव्या को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, जैसे उन्हें पता था कि हम आने वाले हैं। जी मैम, सब कुछ खाली था, विक्रम ने निराशा से कहा। काव्या ने गहरी सांस ली। मुझे पता था विक्रम, मुझे पता था कि वहां कोई नहीं होगा। सभी अधिकारियों ने आश्चर्य से काव्या की तरफ देखा। काव्या ने अपनी रणनीति समझाई। हमने जानबूझकर इस फार्म हाउस पर रेड मारी थी ताकि वह लोग घबराएं, और घबराए हुए लोग हमेशा गलती करते हैं। अब वो जहां भी होंगे जल्दी में होंगे। जल्दी में लोग फोन करते हैं। उन्होंने खुफिया विभाग के अधिकारी की तरफ देखा। अभी तक कोई कॉल ट्रेस हुई है? मैम, हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, बस थोड़ी देर और कॉल होने वाली है। काव्या की आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। आज रात खत्म होने से पहले शिवपाल और हर्षित दोनों हमारे सामने होंगे और अंजलि सुरक्षित हमारे पास होगी। काव्या को पता नहीं था कि उनका ही एक अधिकारी विनीत उनकी हर चाल की खबर दुश्मनों तक पहुंचा रहा था। यह चाल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। डीएम काव्या सिंह अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी नजरें उस कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं जिस पर सभी संदेहास्पद फोन कॉल्स को ट्रैक किया जा रहा था। वह जानती थीं कि अब अपराधी घबरा चुके होंगे और गलती जरूर करेंगे। तभी मीटिंग में मौजूद एक अधिकारी विनीत ने बेचैनी दिखाई और वॉशरूम जाने का बहाना करके बाहर निकल गया। विनीत, जो असल में शिवपाल का आदमी था, तुरंत एक कोने में गया और उसने शिवपाल को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। सर, शिवपाल सर, मैं विनीत बोल रहा हूं, आप तुरंत वहां से निकल जाइए। डीएम काव्या को सब पता चल गया है। उन्होंने अभी कहा है कि आज रात ही आप पकड़े जाएंगे। शिवपाल दूसरी तरफ से हंसा। अरे विनीत, तू डर क्यों रहा है? काव्या सिंह, उसकी औकात क्या जो हमें पकड़ लेगी? वह तो महज एक अफसर है। विनीत गिड़गिड़ाया। सर, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने डीएम काव्या के सारे प्लान सुन लिए हैं। वह टीम लेकर आ रही है। आप अंजलि को लेकर तुरंत कहीं और शिफ्ट हो जाइए। अगर आप अभी के अभी वहां से नहीं निकले तो आपका पकड़े जाना तय है। शिवपाल को विनीत पर पूरा भरोसा था, लेकिन इस बार वह पूरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि अब फार्म हाउस सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग आज रात को ही उसे जसवंत नगर की पुरानी कपड़ा मिल में लेकर जाएंगे। वह एकदम सुनसान और बंद पड़ी है, और वहां से उसको ठिकाने लगा देंगे। उसके बाद ये डीएम काव्या भी नहीं बचेगी। विनीत जल्दी से बोला। सर, लोकेशन मत बताइए, वो ट्रेस कर लेंगे। लेकिन शिवपाल ने फोन काट दिया। उसे लगा कि उसने अपने आदमी को बचा लिया और खुद को भी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर लिया है। शिवपाल की बात पूरी होते ही डीएम काव्या के दफ्तर में लगी स्क्रीन पर जसवंत नगर की पुरानी कपड़ा मिल का नाम और उसकी जीपीएस लोकेशन तुरंत चमकने लगी। काव्या ने फोन नीचे रखा और पीछे मुड़ी। हॉल में मौजूद सभी अधिकारी हैरान थे। काव्या ने उसी पल तेज और दृढ़ आवाज में कहा, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। विनीत, जो वापस आकर मासूमियत दिखाने की कोशिश कर रहा था, वहीं का वहीं जड़ हो गया। मुझे पता था कि तुम ही वो गद्दार हो जिसकी वजह से हमारे मिशन नाकाम होते थे। काव्या की आंखें गुस्से से भरी थीं। तुम्हें क्या लगा था, तुम हमारे साथ मिलकर हमें ही धोखा देते रहोगे और हम तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएंगे? मैम, मैंने कुछ नहीं किया, विनीत हकलाया। चुप रहो, काव्या चिल्लाई। तुम्हारी वजह से ही हमें उनका असली ठिकाना पता चला। तुमने उन्हें भड़काने के लिए फोन किया और डर में आकर शिवपाल ने हमें अपनी आखिरी जगह बता दी। लेकिन अब तुम्हारा, शिवपाल का और हर्षित का खेल खत्म। काव्या ने तुरंत वफादार पुलिसकर्मियों को आदेश दिया, इसे हथकड़ियां लगाओ और इसे ले जाओ, और बाकी सब लोग तुरंत तैयार हो जाओ। हमें जसवंत नगर की पुरानी कपड़ा मिल पहुंचना है। 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। डीएम काव्या ने अपने दुश्मन के सबसे भरोसेमंद आदमी को ही मोहरा बनाकर दुश्मन को उनके आखिरी ठिकाने तक पहुंचा दिया था। यह उनकी रणनीति की सबसे बड़ी जीत थी। उधर जसवंत नगर की पुरानी कपड़ा मिल में शिवपाल और हर्षित अंजलि को नए कमरे में शिफ्ट कर चुके थे। अब उनके पास अंजलि को टॉर्चर करने के लिए ज्यादा समय नहीं था
उन्हें जल्द से जल्द वह वीडियो चाहिए था। शिवपाल ने एक शीशी दिखाते हुए कहा, यह है ट्रुथ सीरम का हल्का डोज। इसे इंजेक्शन देते ही 15 मिनट में यह लड़की अपनी सारी जिंदगी उगल देगी। फोन कहाँ है, पासवर्ड क्या है, सब बताएगी। हर्षित भी अब बेचैन था। जल्दी करो शिवपाल, पापा बहुत गुस्से में हैं। उन्हें पता चल गया कि डीएम ने कुछ गड़बड़ की है। हमें जल्द से जल्द वीडियो खत्म करना है। शिवपाल ने इंजेक्शन तैयार किया। वह अंजलि के सामने खड़ा हो गया। तू अभी भी उम्मीद में है ना कि कोई आएगा तुझे बचाएगा? तू ये नहीं जानती कि ये क्या है? ये वो दवा है जो तेरी जबान की सारी गांठें खोल देगी। तू खुद बताएगी कि फोन कहाँ छिपाया है। अंजलि अपनी अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार थी। तुम मुझे मार दोगे तो भी वो वीडियो बाहर जाएगा। मैंने ऐसा इंतजाम किया है। शिवपाल ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, बहुत खूब, मुझे यही जवाब चाहिए था। उसने अंजलि की बांह पकड़ी और इंजेक्शन लगाने की कोशिश की। तभी बाहर से कई गाड़ियों के तेज सायरन की आवाज तेजी से मिल की तरफ आने लगी। सर, सायरन की आवाज? ये कौन हो सकता है? हर्षित पूरी तरह घबरा गया। जल्दी करो, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। शिवपाल ने इंजेक्शन तेजी से लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह इंजेक्शन लगा पाता, पुरानी कपड़ा मिल का भारी भरकम और जंग लगा दरवाजा पुलिस की टीम द्वारा एक जोरदार धक्के के साथ टूट गया। डीएम काव्या सिंह पूरी पुलिस टीम के साथ बंदूकें ताने वहां खड़ी थीं। उनकी आंखें सीधे शिवपाल और हर्षित पर थीं, जो अंजलि पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे थे। हाथ ऊपर, इन्हें तुरंत गिरफ्तार करो, कोई बचकर जाने न पाए। काव्या की आवाज पूरे मिल में बिजली की तरह गूंज उठी। सायरन और पुलिस को देखकर शिवपाल और हर्षित घबरा गए। वे भागने की कोशिश करते, इससे पहले ही उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। शिवपाल और हर्षित पकड़े गए। उनके सभी गुंडे भी सरेंडर कर चुके थे। काव्या तुरंत अंजलि की तरफ बढ़ी, जो डर और दर्द से बेहाल थी। अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इन लोगों ने क्यों पकड़ा था? काव्या ने उसे प्यार से उठाया। अंजलि सुरक्षित थी। यह देखकर काव्या ने राहत की सांस ली। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर बताना शुरू किया, मैम, जिस रात शिवपाल मुझे उठाकर ले गया था, उस रात मुझे एक कमरे में बंद करके वे लोग बाहर बैठकर शराब पी रहे थे। मैंने देखा कि दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह है। मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया, कैमरा ऑन किया और फोन को दरवाजे के नीचे से बाहर की तरफ सरका दिया। वे इतने नशे में थे कि किसी को शक तक नहीं हुआ। अंजलि ने बताया कि सबसे पहले शिवपाल और हर्षित ही बात कर रहे थे। फिर मंत्री के बेटे हर्षित का फोन आया। उन सब की बातें, नाम, तारीख, जगह, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। अंजलि जानती थी कि यह वीडियो ही उसकी आखिरी उम्मीद है। मैं जानती थी कि अगर यह वीडियो बाहर गया तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए मैंने उसे पासवर्ड लॉक कर दिया और फोन को अपने जूते के तले में छिपा लिया। यही वह सबसे बड़ा सबूत था जिसने मंत्री राजवर्धन के बेटे और इंस्पेक्टर शिवपाल के काले कारोबार का पर्दाफाश किया। काव्या ने अंजलि को गले लगाया। अंजलि, वह बहादुरी किसी फौजी से कम नहीं है। तुमने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, तुमने सैकड़ों और बेटियों की जिंदगी बचाई है। काव्या ने तुरंत अंजलि को अपनी जीप में बिठाया और शारदा देवी के पास ले गईं। जब डीएम काव्या अंजलि को लेकर ठेले के पास पहुंची तो शारदा देवी अपनी बेटी को देखकर बेसुध हो गईं। यह मिलन इतना भावनात्मक था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। शारदा देवी ने काव्या का हाथ थाम लिया। मेरी बिटिया को वापस लाने के लिए धन्यवाद डीएम साहिबा, आप सच में देवी हैं। अगले दिन काव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीडियो सबूत को सार्वजनिक किया। सबूत इतना पुख्ता था कि किसी को बचाव का मौका नहीं मिला। इंस्पेक्टर शिवपाल और हर्षित को अपहरण, अवैध हिरासत और मानव तस्करी के गंभीर मामलों में तुरंत जेल भेज दिया गया। मंत्री राजवर्धन को भी इस काले धंधे में संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनकी राजनीतिक सत्ता हमेशा के लिए खत्म हो गई। गद्दार अधिकारी विनीत को भी तुरंत बर्खास्त करके जेल भेज दिया गया। डीएम काव्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज देवगढ़ में डर नहीं बल्कि न्याय की जीत हुई है। यह घटना हर उस अधिकारी के लिए एक चेतावनी है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। मैं यहाँ सिर्फ न्याय के लिए खड़ी हूँ। सारी कार्रवाई पूरी करने के बाद काव्या अपने दफ्तर में अकेली बैठी थीं। उन्हें शारदा देवी का एक छोटा सा कार्ड याद आया जिस पर लिखा था, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। काव्या ने उस कार्ड को छुआ। उनके दिल को गहरा सुकून मिला। उन्होंने अपनी वर्दी की तरफ देखा। यह सुकून इस बात का था कि उन्होंने एक माँ को उसकी बेटी वापस दिलाई और अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाया। डीएम काव्या सिंह ने संकल्प लिया
कि वह हमेशा इसी तरह निडर होकर काम करती रहेंगी।